बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज फिर से मंडे है, हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स मतलब मिक्स टॉपिक्स लाइक स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, लाइन इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इनकी क्या फिज़िक्स में सिग्निफिकेंस है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड मतलब कोई भी ऐसा रीजन, ऐसी स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान चेंज हो रही हो, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, जो कि एक पॉइंट पे डिफरेंट है और फिर अगले पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। लाइक ये हमारे पास अगर एक जगह है कोई, तो यहाँ के इस फील्ड के इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू है किसी भी स्केलर क्वांटिटी की, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, मतलब सपोज करें हम प्रेशर है, तो उसकी इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू है, इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। ऐसे फील्ड को, इस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे कि ये एक स्केलर फील्ड है। A scalar function independent of time is called stationary scalar field। स्टेशनरी स्केलर फील्ड क्या है? ऐसा फील्ड जो कि सिर्फ टाइम पे डिपेंड ना करता हो, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ होती है टाइम डिपेंडेंस। टाइम डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि अभी जो भी किसी चीज़ की वैल्यू है, लाइक प्रेशर को हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेशर की अभी जो वैल्यू है वो कुछ और है, अब से 5 मिनट के बाद कुछ और हो, उसके 10 मिनट बाद कुछ और हो, तो ये हुआ कि वो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ जगह पे डिपेंड करता है कि वो प्रेशर किस जगह पे है, यहाँ पे है, तो वो चाहे अभी की बात हो रही है, चाहे 5 मिनट्स बाद की बात हो रही है, उसकी वैल्यू सेम रहे, इस पॉइंट पे सेम रहे, इस पॉइंट पे डिफरेंट हो, तो चीज़ क्या है कि सिर्फ जगह पे डिपेंड कर रही हो कि कौन सी जगह पे हम पॉइंट दे रहे हैं, वो इस जगह पे है, वो इस जगह पे है, वो कौन सी जगह पे पॉइंट है, वो टाइम पे डिपेंड ना कर रहा हो कि हम अभी की बात कर रहे हैं, हम 5 मिनट बाद की बात कर रहे हैं, 10 मिनट बाद की बात कर रहे हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट उस जगह पे डिपेंड कर रहा है जिस जगह पे हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं स्टेशनरी स्केलर फील्ड। एग्जाम्पल्स कैसी कौन सी हैं इसकी? लाइक टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, ये चीज़ें चेंज होंगी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड कहेंगे। ओके, इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एग्जांपल दिखी। देखें, ये एक जगह है, लाइक ये ओरिजिन है और यहाँ पे कोई आग जल रही है। ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ये इस रीजन की वाई डायरेक्शन हो गई, और ये इसकी जी डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, और यहाँ पे ओरिजिन पे क्या है कि आग जल रही है। ठीक है, अब क्योंकि जहाँ पे आग जल रही होती है उस जगह पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके बाद उसके आगे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो सपोज़ ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस है, ये जो भी केल्विन में है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके बाद हमने जब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो इस आग से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 310 है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव किए, जो इससे और ज़्यादा दूर है, वहाँ पे टेम्परेचर 280 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इससे और ज़्यादा दूर है, लाइक 250 वहाँ पे टेम्परेचर है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो उसका सोर्स है, जहाँ पे आग जल रही है, वहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है जगह के हिसाब से, कि शुरू में टेम्परेचर कितना है, फिर उससे दूर जाए कितना है, फिर उससे दूर जाए, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर। तो ये जो जगह है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू है, 350 है एक पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे हम जाएँ 310 है, अगले पे 280 है, उससे दूर जाएँ तो 250 है। तो इस पूरे रीजन में क्या है कि टेम्परेचर की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान चेंज हो रही है। ये चीज़ टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, जस्ट और जस्ट किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, कि उस जगह पर डिपेंड कर रही है जिस जगह पर हम उस पॉइंट को ले रहे हैं। तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे, एक स्केलर फील्ड है, और इसको स्टेशनरी स्केलर फील्ड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी जो कि हमने टेम्परेचर को कंसीडर किया है, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान चेंज हो रही है, इसलिए ये एक स्केलर फील्ड है।
नेक्स्ट है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होगा, ऐसी जगह, ऐसा रीजन जहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान चेंज हो रही हो। सिमिलरली जैसे हमने स्केलर फील्ड में कहा कि स्केलर क्वांटिटी चेंज होती है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, वैसे ही वेक्टर फील्ड में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लाइक वहाँ वो किसी चीज़ की वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी है, फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, वो एक किसी चीज़ की इंटेंसिटी है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती हैं। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे, एक वेक्टर फील्ड कहेंगे जहाँ पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही हो। इसकी एग्जांपल ये है, देखें एक पॉइंट चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि उस चार्ज के जितने हम करीब होते हैं उतनी लाइंस क्लोज होती हैं, मतलब उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे हम उस पॉइंट चार्ज से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे लाइंस भी एक दूसरे से दूर होती जाती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो कम होती जाती है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, तो ऐसे रीजन को, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, वेक्टर फील्ड कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो है लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल क्या है कि सपोज हमने एक कर्व लिया है, ये ओ ए कर्व हमने एक कंसीडर किया है। इस ओ ए कर्व को, ये ओ ए कर्व कोई भी चीज़ है लाइक डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी डिस्टेंस है, तो ये ओ ए पूरा एक लाइन की तरह का कर्व है। इस कर्व के ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट दिया है डी एल, जो इस कर्व का ही एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, उसको हमने डी एल नाम दिया हुआ है। और फिर एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है लाइक वो कोई वेलोसिटी है, वो कोई फोर्स है, और वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो इस डी एल के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। तो हमने अब देखना है कि इस लाइन इंटेग्रल को हम आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास एक टर्म होगी v डॉट डी एल, जो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट, v कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो चाहे फोर्स हो वो चाहे वेलोसिटी हो, v किसी स्पेसिफिक वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि कोई भी इसमें वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो अगर हम ये जो v हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और एक डी एल भी हमने एक वेक्टर लिया है अलॉन्ग द ये जो ओ ए कर्व था उसके ऊपर ही हमने एक छोटा सा पार्ट डी एल कंसिडर किया है। तो अगर हम इन दोनों का अब प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जिससे हमें क्या मिले, एक रिजल्टेंट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। v डॉट डी एल हमने कंसिडर किया, तो v डॉट डी एल को आपको पता है कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, और थीटा ये जो डी एल एंड v के दरमियान में एक एंगल है इसको कॉस ऑफ थीटा कहते हैं। ये इस तरह से हम प्रोडक्ट लेंगे इन दो वेक्टर्स का। अब अगर हम कंसीडर करें कि ये जो वेक्टर v है ये एक जगह से दूसरे पॉइंट के दरमियान वेरी कर रहा है, तो हम ये जो इस पूरे कर्व का अगर हम इंटेग्रल ले, इंटीग्रेशन, ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, या फिर अगर आपने एफएससी में किसी ने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो उसने इंटीग्रेशन और ये पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ी होगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आपको ये चीज़ें एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसके ऊपर हम दो लिमिट्स लगाते हैं फ्रॉम ओ टू ए, जो हमारा कर्व है पॉइंट ओ से लेके ए तक, वही हमने कंसीडर किया यहाँ पे कि पॉइंट ओ से ए तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, किसको, प्रोडक्ट को, v और डी एल का जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये किसके इक्वल होता है, 0 टू ए v कॉस थीटा इंटू डी एल। वही जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं उसी तरह से ये इसको हम ओपन करेंगे और इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये लाइन इंटेग्रल है, इज़ द लाइन इंटेग्रल ऑफ v अलोंग द कर्व ओ ए, कि ये जो हमने टर्म ली है पूरी, ये जो पूरी टर्म है हमारे पास 0 से a तक इंटेग्रल v डॉट डी एल, ये क्या है कि इसको हम पूरे टर्म को लाइन इंटेग्रल कहेंगे ऑफ वेक्टर v अलोंग कर्व ओ ए। ओके, आगे हम देखते हैं कि इस लाइन इंटेग्रल को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, क्या इसकी फ़िज़िक्स में सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम सपोज करें कि ये जो हमारे पास थी एक वेक्टर हमारा v था और एक ये जो हमारा कंपोनेंट है
ये हमारा वेक्टर v है और ये हमने एक इसी कर्व के अलोंग एक कंपोनेंट लिए है dl। तो अगर हम सपोज करें कि ये जो v है ये एक फोर्स है, ठीक है, और ये जो dl है ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट d है जो वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, जब तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट d है। तो अब अगर हम आपको, मैंने जो लास्ट टर्म में हमने जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देखी थी तो हमने क्या देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो ये इक्वल टू होता है वर्क डन के। वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी के, ठीक है। तो ये एफ डॉट डी किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। अब हम ये जो वेलोसिटी हमने इंटेग्रल में ली थी 0 टू a इंटेग्रल में जो हमने वेलोसिटी ली थी, इसकी जगह पे अगर हम एफ रख लें और इसके साथ प्रोडक्ट में हम डी एल ही लें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का कि अगर हमारे पास एक वेक्टर v है, फोर्स है, और एक कर्व के अलोंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई कर्व्ड पाथ होता है, जब हमारे पास सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करते हैं और उस वो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास उस कर्व के अलोंग वर्क डन की वैल्यू आ जाती है और इस पूरे को हम क्या, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइन इंटेग्रल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सरफेस इंटेग्रल। सरफेस इंटेग्रल क्या है, लाइन इंटेग्रल क्या था, एक हमने 2 डायमेंशनल सी चीज़ ली थी, एक कर्व था, एक लाइन थी हमारे पास। यहाँ पे क्या है, हमारे पास पूरी एक सरफेस है। इस सरफेस, एक सरफेस है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एस से। इस सरफेस एस पे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक छोटा सा, अब उसी तरह जैसे हमने लाइन इंटेग्रल के लिए कर्व के अलोंग छोटा सा एक पार्ट लिया था डी एल, वैसे ही सरफेस इंटेग्रल के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया जिसको हम डी एस कह रहे हैं। अब इस एरिया के ऊपर अगर हम कह रहे हैं कि इस एरिया में जो भी वेक्टर v है, वेक्टर v वही अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसकी वैल्यू जो है, जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी उसकी इस छोटे से सरफेस जो हमने डी एस कंसीडर किया, इसके मिडल में उसकी वैल्यू v है और उसको हमने एक उसके वेक्टर एरो लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर v को। उसके बाद हमने क्या किया कि इस जो डिस्प्लेस हमारे पास छोटा सा कर्व था डी एस, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने का क्या मतलब है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल 90 बना रहा है। तो हमने इस सरफेस के ऊपर क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर एन किसकी, उसकी वैल्यू क्या है, ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ क्या क्या मतलब है कि उस जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट। यूनिटी उसकी वैल्यू, यूनिटी हम कहते हैं 1 को, तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और ये जो हमारा नॉर्मल है एन और वी, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वी परपेंडिकुलर टू एलिमेंट, जो वी का हमने क्या कहा था कि वी को जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये उसका क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। उसके हम 2 कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर v है, इसका जो परपेंडिकुलर एलिमेंट है, डी एस के परपेंडिकुलर एलिमेंट है, उसको हम लिख सकते हैं v डॉट एन के। और v डॉट एन, एन क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसीलिए हमने उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं डाला बल्कि उसके ऊपर हमने एक हैट का सिंबल डाला है। तो v डॉट एन को हम लिख सकते हैं वी एन कॉस ऑफ थीटा। उसी तरह जैसे हम एक डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम कर सकते हैं v कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ रही है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया में कोई भी चीज़ होती है उसकी जितनी क्वांटिटी एक जगह से मूव करती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे आप कंसीडर करें कि एक जगह से कोई फ्लूइड पास कर रहा है, कोई वाटर है लाइक, तो वाटर की जितनी क्वांटिटी एक जगह से जितनी कितने टाइम में फ़्लो कर रही है, उसकी फ़्लो को हम क्या कहते हैं कि इसका फ्लक्स कितना है, इस जगह पे इसकी फ्लक्स कितना है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका भी एक एरिया में कितनी उसकी वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहते हैं,
फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो एक एरिया में कोई भी चीज़, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कितनी पास कर सकती है एक एरिया के थ्रू, उसको हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। तो अब ये जो क्वांटिटी v है, जो कोई भी वैल्यू है, फोर्स है, वेलोसिटी है, ये इस एरिया से कितनी मूव कर सकती है, कितनी इसकी क्वांटिटी है इतने एरिया में, इसको हम किसके फ्लक्स ऑफ v थ्रू द एलिमेंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v डॉट एन डी एस से। तो अगर हम पूरे इस सरफेस का इंटेग्रल लें, इसको हम सरफेस इंटेग्रल, इसके साथ हमने एक छोटा सा एस लगाया, सरफेस इंटेग्रल से रिप्रेजेंट किया है v डॉट एन डी एस इज इक्वल टू v कॉस थीटा डी एस। तो इस पूरे इंटेग्रल को हम क्या कहते हैं, सरफेस इंटेग्रल कहते हैं। आपको बात समझ आ रही है? एक सरफेस हमने कंसीडर की, ठीक है, एक सरफेस हमने कंसीडर की, उस सरफेस के ऊपर हमने कुछ एक छोटा सा एलिमेंट लिया ds, और हमने कंसीडर किया कि जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू इस सरफेस के मिडल में v है, और उसके लिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने आगे क्या किया कि इस जो हमारा पार्ट था ds, उसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ऑफ यूनिट उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, 1 थी, और उसको हमने उसके ऊपर ड्रॉ किया। जब ड्रॉ किया उनके दरम्यान एक एंगल थीटा बना। तो हमने कहा कि ये जो हमारा वेक्टर v है, उसका जो परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट कंपोनेंट है, उसको हम v डॉट एन लिख सकते हैं। v डॉट एन लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हुआ, वी एन कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या रह गया, v कॉस ऑफ थीटा। अब फ्लक्स ऑफ द v, जो भी v क्वांटिटी है उसकी कितनी, v जो भी वैल्यू क्वांटिटी है उसकी कितनी वैल्यू गुजर सकती है इस एरिया ds से, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स ऑफ v थ्रू द एलिमेंट इज v डॉट एन ds, और इसको अगर हम पूरे सरफेस के अलॉन्ग इंटेग्रल ले लें तो इसको हम कहते हैं सरफेस इंटेग्रल। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसके साथ एक छोटा सा एस लगा के, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल या सिग्निफिकेंस अगर हम देखें कि सरफेस इंटेग्रल की क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, तो हम कहते हैं कि इफ वेक्टर v रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड थ्रू अ फिक्स्ड सरफेस। वही मैंने आपको बताया कि अगर v जो है हमने वेक्टर लिया है, वो एक वेलोसिटी, मतलब पानी है एक जगह से मूव कर रहा है, फ्लूइड की जगह पे आप वाटर को कंसीडर कर लें, वाटर एक जगह से मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v। उस एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में, सपोज करें वो कोई होज है, वो कोई पाइप है, वहाँ से वाटर मूव कर रहा है, तो उस होज का जो एरिया होगा, उस एरिया में से जितनी क्वांटिटी वाटर की मूव करेगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। अब अगर हमने इस फ्लक्स को कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लक्स है, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, सरफेस इंटेग्रल यूज़ करेंगे। तो एट एनी पॉइंट v डॉट एन ds denote the amount of fluid passing through the surface element ds in unit time, मतलब एक टाइम में, एक मिनट में, यूनिट टाइम का मतलब एक मिनट में, एक सेकंड में, जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं यूनिट की जगह पे, तो उस यूनिट टाइम में उस एरिया से कितना पानी या कितना फ्लूइड पास कर रहा है, उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, हम सरफेस इंटेग्रल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। और सरफेस इंटेग्रल के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वेक्टर होता है v डॉट एन तो जहाँ पे क्योंकि 1 है तो v cos थीटा ds, और इस सरफेस इंटेग्रल के लिए हम क्या करते हैं, इंटेग्रल के साथ एक छोटा सा s लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, देखें, इंटेग्रल के साथ एक छोटा सा s लगाते हैं। जबकि जब हमने लाइन इंटेग्रल जब हमने लाइन इंटेग्रल की बात की थी, तो लाइन इंटेग्रल के लिए क्या था कि उसके साथ हमने एक लोअर लिमिट लगाई थी और एक अपर लिमिट लगाई थी यहाँ पे, जैसे कि इंटेग्रल o टू a से रिप्रेजेंट किया था हमने इसको। जो लाइन इंटेग्रल होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, o से a के दरमियान, और जो सरफेस इंटेग्रल होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, s से, उसके साथ एक s लगाया। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि लाइन इंटेग्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस इंटेग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इसको एज इट इज़ फिर याद कर लेंगे इन टर्म्स को और इन डायग्राम्स को। जब हमने लाइन इंटेग्रल की बात की तो हमने एक
कर्व लिया है, एक लाइन की तरह की चीज़ ली है, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया और साथ एक वेक्टर हमने खुद से कंसीडर किया किसके साथ अगर आ जाए। जब हमने सरफेस इंटीग्रल की बात की तो हमने क्या किया, एक गोल सी चीज़ ली है, ये जो भी एक जिस भी तरह की चीज़ हो एक सरफेस होगी, कोई भी दो तरह की चीज़ एक सरफेस होगी, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल की जगह पे हमने सिर्फ एक लाइन कंसीडर की, यहाँ पे हमने एक सरफेस कंसीडर की। इस सरफेस के ऊपर हमने एक एलिमेंट ले लिया ds और ds के लॉन्ग हमने कंसीडर किया कि इसके मिड में जो भी हमारा वेक्टर है, लाइक अगर वो वेलोसिटी है तो उसके मिड में उसकी वैल्यू क्या है, v है, और उसको हमने एक कर्व से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक n उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका एंगल थीटा, और हमने कहा कि अगर हम इसके थ्रू फ्लक्स को कैलकुलेट करें इस छोटे से सरफेस के थ्रू तो वो सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगी। ओके, होप सो आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को बस डिस्कस किया है, लाइक स्केलर फील्ड क्या होता है, जहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी बार बार चेंज हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। वेक्टर फील्ड जहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। लाइन इंटीग्रल जहाँ पे हम अगर एक लाइन लेते हैं, लाइन के थ्रू हमने एक एलिमेंट दिया और उसको हमने v.dl अगर हम करें, लाइक हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है अगर, तो वो हमारे पास हम लाइन इंटीग्रल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने सरफेस इंटीग्रल को डिस्कस किया। आप लोग इन चीज़ों को देखिए। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह वॉल्यूम इंटीग्रल और कुछ और टर्म्स लाइक ग्रेडियंट फंक्शन, कर्व फंक्शन, डाइवर्जेंस फंक्शन, इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि मुझे आपका कोई फीडबैक नहीं मिल रहा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपके लिए मुश्किल है, आसान है, ताकि मैं उस तरह का आपका लेवल रखूं। क्योंकि देखिए हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा, तो मुझे आप लोगों का एक फीडबैक मिलना चाहिए कि आपको चीज़ें इस तरह से समझ आ रही हैं, या आप कुछ कहेंगे मैम हमें इस तरह नहीं समझ आती तो हमें इस तरह से कोई चीज़ समझा दें। तो मुझे एटलीस्ट कोई फीडबैक तो दें कि आपको कैसे चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि मैं आपके पास सामने तो नहीं हूँ कि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है, आप लोगों के लिए क्या चीज़ है, मुश्किल है, आसान है। तो मुझे काइंडली फीडबैक दें ग्रुप में या अलग से मैसेज करके कि आप लोगों को क्या चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो कल के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।